हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है? और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और खूब मेहनत से पढ़ते लिखते रहिए, ठीक है? तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 4 उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपवन, उप उपसर्ग है और वन मूल शब्द है, और जब उपवन हम मिला देंगे तो ये निर्मित शब्द बन जाएंगे। और उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? उपसर्ग के भेद 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। ये सब आपको बताया गया है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे चमकदार, चमकदार, इसमें दार जो है प्रत्यय है, चमक धन दार। और उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को जब हम अलग करेंगे तो सार्थक शब्द बनने चाहिए। शब्द जब सार्थक होगा तभी माना जाएगा, निरर्थक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है बच्चों? तो चलिए, प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया में जोड़े जाते हैं, जो क्रिया शब्द होते हैं, जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय बोलते हैं। और इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत भी बोलते हैं, ठीक है? और हिंदी के कृत प्रत्यय अलग हैं, संस्कृत के कृत प्रत्यय अलग हैं। और इसके अलावा तद्धित प्रत्यय जो होता है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनते हैं, इसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें भी संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं और आगत प्रत्यय हैं, ठीक है? और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। जैसे उपयोगिता, उप धन योग धन ईता, ठीक है? अभिमानी, अभि धन मान धन ई, कौन सी? बड़ी, क्योंकि अभिमानी में न में बड़ी की मात्रा है, तो अभिमानी। इसी प्रकार व्याकरण में 2 उपसर्ग हैं, वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। तो चलिए, इसी क्रम में आज आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो प्रकरण है समास का, ठीक है? तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि समास किसे कहते हैं। देखिए, शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब शब्दों को हम संक्षिप्त करके, संक्षिप्त मतलब छोटा और विस्तार मतलब बड़ा, तो जब हम बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो वही समास कहलाता है, ठीक है बच्चों? समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद में 2 पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे रोग मुक्त, इसमें है रोग से मुक्त, तो रोग धन मुक्त हो जाएगा। बोर्ड पर समझते चलिए। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द जो बनाने की प्रक्रिया है इसे समास कहते हैं। और समस्त पद क्या होते हैं? जो नया शब्द बनता है, नोट कर लीजिए, समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? जो नए शब्द बनते हैं, समास प्रक्रिया के द्वारा जो नए शब्द बनते हैं उन्हें ही समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद।
बाद में। तो उत्तर पद क्या है? मुक्त। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी प्रकार शक्ति के अनुसार क्या बोलेंगे? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्ति पूर्व पद है, धन उत्तर पद क्या है? शक्ति। यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। ठीक है। और समास विग्रह क्या है? समस्त पद को खोलकर लिखना या उसके पदों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे देशवासी समस्त पद का समास विग्रह क्या है? देश का वासी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे समास के भेद। चलिए नोट करते चलिए। समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद। ठीक है बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रम से लिखिएगा। अव्ययी, इसका भी ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको समास पहचान में आ सकता है। नियम तो बताएंगे ही, इसके अलावा ट्रिक भी बता देंगे कि कहीं अगर कुछ लिखा हुआ है और कोई आपसे पूछ ले इसमें कौन सा समास है, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप समास का नाम बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, समास के भेद 6 है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है। और दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अभी एक एक करके इसको बताएंगे। तीसरा है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। ठीक है बच्चों। चौथा है द्वंद्व समास। द के नीचे हलंत व फिर द हलंत व द्वंद्व समास। हलंत का मतलब आप सभी को पता है, आधे अक्षर। ठीक है। और स्वर में हलंत नहीं लगता, व्यंजन में हलंत लगता है। ये सब नियम अच्छे से याद किए रहिए। इसके बाद पांचवा है कर्मधारय समास। पांचवा कौन सा है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ये देखिए यहाँ का हलंत है और ये जो म की जो लाइन है उसके ऊपर रिफ्र का प्रयोग करेंगे। कर्मधारय समास। और छठा है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, छोटी की मात्रा, समास। बच्चों आप सभी हिंदी पढ़ रहे हैं, मात्रा और राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए समास के बारे में आपको पता चल गया, समास की परिभाषा और समास के भेद 6 प्रकार के हैं। क्रम से याद कीजिएगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय की तरह होता है। ठीक है। पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ठीक है। एक ट्रिक है अव्ययी भाव समास को पहचानने की। कहीं भी आपको उपसर्ग अगर दिख जाए तो आप समझ जाइए कि इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है। आजन्म, आधन जन्म उपसर्ग है तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। आजीवन मतलब जीवन भर, आ धन जीवन, तो आ क्या है? उपसर्ग है, जीवन मूल शब्द है, तो इसलिए यह अव्ययी भाव समास होगा। और गली गली, एक शब्द अगर 2 बार आए जिनके बीच योजक चिन्ह हो तो ये भी अव्ययी भाव समास होगा।
ठीक है। रातों रात मतलब रात ही रात में। तो इसका ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए अव्ययी भाव समास का। यहाँ पर ट्रिक लिख रहे हैं, नोट कर लीजिए। अव्ययी भाव समास में क्या आएगा? पहले तो आपका उपसर्ग आएगा इसकी पहचान में, और एक शब्द दो बार अगर आ गए तो ये ट्रिक है, ठीक है। योजक चिन्ह अगर है तो ये आपका अव्ययी भाव समास है, और पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे आजीवन, गली गली, गांव गांव, प्रत्येक, रातों रात, ठीक है। ये सभी क्या है? यथाशक्ति, ये सभी अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद का उत्तर पद, पूर्व पद पहले का, उत्तर पद बाद का। तो अव्ययी भाव समास में पहले का पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, और उत्तर पद में बाद का पद क्या होता है? बाद का पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें विभक्तियों और कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को कारक चिन्ह याद है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलगाव, ठीक है, संबंध का के की रा रे री, और क्या है? फिर से देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, और संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इसमें कारक चिन्ह और विभक्ति का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। जैसे दिया है यश प्राप्त, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो हो जाएगा यश को प्राप्त। तो को कौन सा चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति है, कर्म को, इसका मतलब इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। और करण में आपको पता है तृतीया विभक्ति होती है, करण से के द्वारा। जैसे गुण युक्त, गुणों से युक्त, करण से गुणों से युक्त, या गुणों के द्वारा, दोनों हो जाएगा। फिर है संप्रदान का है, इसका मतलब के लिए, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान कारक है। और विभक्ति कौन सी है इसमें? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। फिर अपादान को कैसे देखेंगे? अलगाव से आएगा और स्थिति अलगाव की होगी, जैसे भयभीत, भय से भीत, ठीक है। और से अलग होना अपादान तत्पुरुष की पहचान है। और संबंध तत्पुरुष में क्या है? का के की रा रे री, इन सबको जोड़ना है। जैसे गंगा जल है तो गंगा का जल, संबंध जोड़ रहा है गंगा का जल, तो संबंध तत्पुरुष समास है। और अधिकरण में क्या है? में पर, जैसे दही वड़ा, दही में वड़ा, में है या पर आ गया अगर, जैसे जग बीती, जग पर बीती, तो क्या है ये? अधिकरण तत्पुरुष है। आ गया समझ में? तो इसमें तत्पुरुष में आप ट्रिक में नोट कर सकते हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद द्विगु समास क्या है? द्विगु समास जो होता है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्या। जैसे नवरत्न, नौ संख्या है, पूर्व पद मतलब पहले का शब्द संख्यावाची होता है। जैसे नौ ग्रह, क्या हो जाएगा? नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह,
ठीक है। दो राहा, दो राहों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। चार पाई, चार पायों का समाहार। पंजाब, पांच नदियों का समाहार। ठीक है। तो जब संख्यावाची शब्द पहला पद आएगा तो ये द्विगु समास है। नोट कर लीजिए, संख्यावाची, संख्यावाची अगर आता है पूर्व पद में, मतलब पहले पूर्व पद में, तो ये कौन सा समास होता है? द्विगु समास। इसके बाद है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले योजक चिन्ह आते हैं, जैसे और, तथा, या, व, अथवा। ठीक है। और शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे भाई बहन। द्वंद्व समास में क्या है? ध्यान दीजिए, दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, जैसे भाई बहन लिखा है तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग है, तो दोनों पद प्रधान है, विलोम शब्द का भी प्रयोग आया है, तो यह द्वंद्व समास है। और इसको हम अलग करेंगे तो यहाँ पर जोड़ देंगे भाई और बहन, भाई और बहन। ठीक है। इसका ट्रिक, इसके आगे और नोट कर लीजिए, द्वंद्व समास का ट्रिक, दोनों पद समान होते हैं और विलोम भी होते हैं, इसके अलावा योजक चिन्ह होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर समझाया जा चुका है कि भाई बहन ये योजक चिन्ह है और भाई और बहन। ठीक है, ये द्वंद्व समास है। इसके बाद आपका आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद विशेषण और विशेष से होता है, जैसे नील कमल। नीला है कमल, जो कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है, तो नीला विशेषण है और कमल विशेष से है। नीला है कमल जो। ठीक है। इसी प्रकार अध पका, आधा है पका जो। नील गगन, नीला है गगन जो। महाराजा, महान है राजा जो। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस। ठीक है। तो इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है कर्मधारय समास में। नोट कर लीजिए, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? पांचवा है ये, कर्मधारय, धाराय नहीं धारय, कर्मधारय समास। इसका कर्मधारय समास का ट्रिक क्या है? विशेषण और विशेष्य। इसमें पूर्व पद विशेषण होगा और अंतिम पद विशेष्य होगा। जैसे जैसे यहां पर देखिए, जैसे नील कमल, नील कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है। ठीक है, तो इसको अलग करेंगे, नीला है कमल जो। आ गया समझ में? ये कर्मधारय की विशेषता है। इसके बाद है आपका एक बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि बच रहा है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं।
बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें दो पद होते हैं, तो दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब इसकी ट्रिक नोट कर लीजिए कि अगर आपको कहीं पर्यायवाची दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए देखिए, छठा है बहुव्रीहि नहीं व्रीहि, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या है, पहला दूसरा दोनों पद समान न होकर तीसरा पद समान होता है। और अगर आपको पर्यायवाची दिख जाए, नोट कर लीजिए, ट्रिक है, अगर पर्यायवाची दिख जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। जैसे गजानन, गजानन पर्यायवाची है किसका, गणेश जी का। गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश, तीसरा पद प्रधान हो रहा है। दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद का अर्थ होता है सिर, अर्थात 10 सिर किसको होता है, रावण। गोपाल गायों का पालक है जो, अर्थात कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा। एक दंत, एक दांत किसको होता है, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश। तो इतना समझ में आ गया। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर समझ लीजिए। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य होता है, और जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे इसको भी समझ लीजिए बच्चों। कर्मधारय समास, दोनों समास एक जैसे लगते हैं, कर्मधारय समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर बताना है। अंतर, क्या अंतर है, तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य दोनों की प्रधानता होती है, और बहुव्रीहि समास में 2 की प्रधानता न होकर तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे देखिए, लिखा है कमल नयन, क्या लिखा है, कमल नयन। अब कमल के समान नयन, कमल के समान, कमल के समान नयन। ठीक है, कमल के समान नयन, तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, क्योंकि कमल के समान नयन बताए जा रहे हैं। और एक इसका दूसरा बहुव्रीहि का उदाहरण देखिए, कमल के समान नयन है। अगर इस तरह लिखते हैं, कमल के समान, कमल के समान नयन है, किसके, किसके हैं बताइए, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात किसके हैं, कमेंट कीजिए आप लोग, किसके हैं, कृष्ण, कृष्ण भगवान के। ठीक है, तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास है, इसको नोट कर लीजिएगा, दोनों एक जैसे हैं। इसी प्रकार द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर है, इसको भी आप लोग पहचान लीजिए।
इसका PDF भेज देंगे, आप लोग देखकर अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, द्विगु समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, क्या अंतर है इसमें? अगर दोनों संख्यावाची आ गए तो आप कैसे पहचानेंगे? द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें भी संख्यावाची अगर आ गया तो कैसे आप पहचानेंगे कि बहुव्रीहि है? देखिए, द्विगु समास का जैसे तिरंगा, तिरंगा है मतलब 3 रंग है, इसमें 3 रंगों का समाहार, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समाहार। तो इसमें द्विगु समास है। और एक देखिए, 3 रंग हैं जिसके, 3 रंग हैं जिसके, अर्थात 3 रंग किसके हैं? 3 रंग हैं जिसके, अर्थात हमारा भारतीय ध्वज, भारतीय राष्ट्र ध्वज, कलर क्या है? कलर क्या है भारतीय राष्ट्र ध्वज का? कलर है यही तिरंगा, ठीक है, 3 रंगों का। तो इस तरह से आप पहचानेंगे। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया है तो बहुव्रीहि लगाएंगे, अगर द्विगु दिया है तो द्विगु लगाएंगे। इसी तरह कर्मधारय और बहुव्रीहि में भी ऑप्शन में जो होगा, अगर दोनों देता है तब तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? बोलिए, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं और समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इसको हम लोगों ने अलग अलग करके पढ़ा और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर को भी समझा और द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा समास के बारे में। अब आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखिए और याद कीजिए, और आप सभी बच्चे जल्द से जल्द बुक और कॉपी ले लीजिए ताकि वीडियो और नोट्स जो जा रहा है वो देखकर आप लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो चलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।